क्लास 10 तो हो गया, अब आगे का, यही प्रश्न आ रहा है ना आपके दिमाग में, और बिल्कुल आना भी चाहिए, क्योंकि ये प्रश्न आपके लिए लाइफ चेंजिंग प्रश्न हो सकता है। डिस्कशन करेंगे इस क्वेश्चन पे, लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ। अब देखो यार, हम भारत में रहते हैं, हाँ मतलब भारत में रहते हैं यार, जिसको शंका हो, शक हो, वो आधार कार्ड देख लेना। अब यार एक साइकोलॉजी है इंडियन पेरेंट्स की कि वो अपने बच्चों को म्यूजिक में, आर्ट्स में, स्पोर्ट्स में, सिनेमाज में, फोटोग्राफी में, फैशन डिजाइनिंग में, बहुत सारी चीजें में जनरली नहीं भेजना चाहते हैं। आई एम हियर टॉकिंग अबाउट द मेजर प्रपोर्शन, नॉट द माइनर वंस। मतलब यार पढ़ना तो है, चाहे हंस के पढ़ो चाहे रो के पढ़ो। हियर कम्स द क्वेश्चन दैट व्हाट टू ऑप्ट आफ्टर क्लास 10th, साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज। अब यार कुछ प्रखंड विद्वान लोग तो साइंस ले लेते हैं, हाँ मतलब जो खुद को विद्वान समझते हैं वो तो साइंस ले लेते हैं। लेकिन मैं आपका यहाँ अटेंशन लेना चाहूंगा कि जितने भी इनोवेटिव और क्रिएटिव बंदे होते हैं या लोग होते हैं, वो कॉमर्स ऑप्ट करते हैं। बता क्यों रहा हूं मैं ये चीज, क्योंकि कभी कभी तुम्हें ट्रोल किया जा सकता है कि ओ तेरी कॉमर्स ले लिया, मतलब करेगा क्या। देख देख शर्मा जी का बेटा साइंस लेता है, और तेरी शर्मा जी, मतलब हद है यार कुछ भी। क्योंकि युद्ध में किसी एक योद्धा अगर वो अधमरा है तो उसे वापस से जिंदा किया जा सकता है, लेकिन नेगेटिव थॉट्स का दोस्तों कोई इलाज नहीं है। तो यार अब रोना मत मेरे सामने, रोना कि सर कॉमर्स का स्कोप क्या है, बताता हूं आपको, ठीक है। यार देखो, हम अब 1940s के इंडिया में नहीं है कि अभी ब्रिटिशर्स से लड़ाई चल रही है, हमारे यहाँ फाइमाइन की सिचुएशन है, खाने को कुछ नहीं है, पैसा नहीं है। यार वी आर ऑल्सो नाउ अ डेवलपिंग इकोनॉमी यार, वी आर इन ओपन इकोनॉमी। इंडिया एफडीआई की बात करता है, ठीक है। इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्लोबल इकोनॉमी की लिस्ट में है कि नहीं। हमारे यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट जैसी चीज़ों का स्कोप आज के समय में भारत में और भी बढ़ गया है। फिर आप सीए, सीएस जैसे बड़े प्रोफेशनल कोर्सेज कर सकते हैं, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग के कोर्सेज हैं। सर एक क्वेश्चन था मेरा, क्या डिफेंस में जा सकते हैं कॉमर्स लेके? ये तो पॉसिबल नहीं होगा। सीडीएस ऑप्ट करना, कंबाइंड डिफेंस सर्विस आफ्टर गेटिंग ग्रेजुएशन। सीडीएस में ओटीए एक रैंक होती है, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, उसको कॉमर्स वाले बिल्कुल ऑप्ट कर सकते हैं। या तो फिर टीचिंग लाइन है, आप बीकॉम करने के बाद यानी ग्रेजुएशन करने के बाद किसी एक सब्जेक्ट को लेके मास्टर्स करिए, फिर उसमें आप आगे टीचिंग लाइन में आ सकते हैं। एक चीज बताएं आपको, दुनिया में जितने भी अमीर लोग बने हैं ना, वो बिजनेस करके बने हैं, ना कि नौकरी करने के बाद। अब यार क्योंकि ये वीडियो 11th के लिए है, तो आपके दिमाग में ये चीज ना आ जाए स्टार्टिंग में ही कि सर अगर हम कॉमर्स ले रहे हैं तो इसका स्कोप है कि नहीं। तो ट्रस्ट मी, देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप फॉर स्टडिंग कॉमर्स। एक और चीज है, आपको ये गलती सुधारने का मौका देता है। हाँ, जैसे यार तुम अगर मेरे जैसे क्या बोल रहा हूँ मैं यार, आदमी पे अगर एग्जाम्पल लोगे तो मेरी फिजिक्स से भी कुछ खास दोस्ती रही नहीं। केमिस्ट्री में H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड छोड़ के मैं कुछ जाना नहीं। और अगर यार मैं कॉमर्स से पढ़ा हूँ तो मैथ देखो बोलने भी नहीं पा रहा हूँ यार, मैथ्स का दर्द तो मैं अच्छे तरीके से समझ पा रहा हूँ, तुम भी समझ रहे होगे। सो हियर वी आर इंट्रोड्यूसिंग यू विद अकाउंट्स, बिजनेस स्टडी एंड ऑफ कोर्स इकोनॉमिक्स। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं विद द इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स क्लास 11th। सो दिस इज वैभव त्रिपाठी एंड बिफोर अंडरस्टैंडिंग द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, लेट अस डील विद द इकोनॉमिक प्रॉब्लम, क्योंकि यही सारा खेल करा रहा है, ठीक है। क्या है इकोनॉमिक प्रॉब्लम, एक एग्जांपल से मैं आपको क्लियर कराता हूँ। सपोज करिए कि आपके पास कुछ पैसा है। अब ये पैसा यहाँ पे रिसोर्स की तरह ट्रीट होगा, और पैसे के कंपैरिजन में एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको इंडिया के सारे गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करना है। क्या ये पॉसिबल है? इज इट पॉसिबल? आई थिंक नो, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आपको गुड्स एंड सर्विसेज बहुत ज़्यादा परचेस करना है, और उसके कंपैरिजन में आपके पास जो गिवन रिसोर्स है वो कम पड़ जाएगा, है कि नहीं। तो देयर विल बी अ स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्स। बात समझ में आ रही है? स्कैरसिटी यहाँ पे बड़ा ही इंपॉर्टेंट टर्म हो जाता है इकोनॉमिक्स में। अगर मैं डिफाइन करूँ तो स्कैरसिटी मीन्स that there is a less supply of goods and services in relation to what a consumer demands। तो मतलब अगर आपको कुछ पैसा दिया जाता है और उसके कंपैरिजन में कहा जाता है कि गुड्स एंड सर्विसेज आपको परचेज करना है, तो सारे के सारे गुड्स एंड सर्विसेज आप परचेज नहीं कर पाओगे। रीजन क्या है कि आपकी इनकम यानी आपका रिसोर्स कम पड़ गया उस गुड्स को खरीदने के लिए। क्यों कम पड़ गया?
तो यहाँ पे आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि जो ह्यूमन वांट्स होती है वो अनलिमिटेड होती है। मतलब यार हमारी आपकी इच्छाएं अनंत होती है कि नहीं, बताओ। अब यार तुम जब बच्चे थे तो तुमको साइकिल चाहिए थी, अब यार तुमको मोटर बाइक चाहिए, समय आएगा कि तुमको कार चाहिए, फिर ट्रैक्टर चाहिए, फिर हेलीकॉप्टर चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मतलब यार ह्यूमन का जो डिज़ायर होता है, वांट होता है, ये अनलिमिटेड है, उसको किसी रिसोर्सेज से सेटिस्फाई पूरी तरह नहीं किया जा सकता है। सो स्कैरसिटी इज अ यूनिवर्सल प्रॉब्लम, इट कैनॉट बी सॉल्व्ड, इट कैन ओनली बी मैनेज्ड। पहली चीज हमने जानी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूं, रिसोर्सेज हैव मल्टीपल यूजेस। मतलब किसी एक रिसोर्स, जो रिसोर्स है उसका एक यूज ना होकर मल्टीपल यूजेस है। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं तो मिल्क का एग्जांपल ले लो। मतलब दूध से मिल्क बना रहा हूं मैं क्या, मतलब दूध से यार दही बनती है, दूध से पनीर बनता है, दूध से मिठाइयाँ बनती हैं, दूध से ये लस्सी वस्सी छाछ वगैरह ये सारी चीज़ें बनती हैं। तो मतलब यार एक रिसोर्स से मल्टीपल चीज़ें बन रही हैं, तो कहीं ना कहीं वो वहाँ भी यूज़ हुआ तो वो तो और कम हो गया। दूसरी चीज़ें, उस चीज़ को खरीदने के लिए आपके पास जो रिसोर्स है वो भी कम है। तो ये कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम है स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्स की, और ये स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्स एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, और इस इकोनॉमिक प्रॉब्लम को ही इकोनॉमिक्स कहीं ना कहीं सॉल्व करता है। तो बातों बातों में ही एक डेफिनेशन हमें मिली, क्या कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम हैज इमर्ज्ड द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, दैट इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन अबाउट द प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्स फॉर ह्यूमन बींग्स। ठीक है, चलिए एक अगर दूसरे डेफिनेशन की बात करें तो इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ सोशल साइंस which study about the wealth and its related terms such as production, consumption, investment, distribution, exchange and so on। इसका मतलब कि अर्थशास्त्र वो शाखा है सामाजिक विज्ञान की जो वेल्थ यानी कि इनकम से डील करती है, साथ साथ में उत्पादन, ठीक है, उपभोग यानी कंजम्पशन, निवेश यानी इन्वेस्टमेंट, एक्सचेंज, इन सारे टर्म्स को भी वो इंक्लूड करती है। अब मॉडर्न इकोनॉमिक्स के अगर इसमें कंसेप्ट देखेंगे तो बैंकिंग, नेशनल इनकम कंसेप्ट्स, फॉरेन एक्सचेंज रेट, बजट, ये सारी चीजें आपकी मॉडर्न इकोनॉमिक्स के अंतर्गत पढ़ा जाता है। अब अगर कुछ अर्थशास्त्रियों की डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करते हैं एडम स्मिथ। ठीक है, यहाँ कुछ नाम आपको दिए हुए हैं। एडम स्मिथ, तो एडम स्मिथ ने बताया कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ वेल्थ। Next is Alfred Marshall. He has explained that economics is the study of human behavior. Third, Robbins. He has explained that economics is the study of human behavior, their need, desire and availability of resource. अगर बात करें इनके बुक्स की तो एडम स्मिथ ने लिखा था An Inquiry into Nature and Causes of Wealth of Nation, क्योंकि वेल्थ पे ही इनकी स्टडी थी। सेकंड इज अल्फ्रेड मार्शल, इनकी बुक थी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। थर्ड इज प्रोफेसर रॉबिन्स, इन्होंने लिखा था नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंसेस। और ये जो है जेएम कीन्स, जॉन मेनार्ड कीन्स, ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स पे बेसिकली शोध किए थे, अभी चर्चा होगी। इन्होंने एक बहुत ही फेमस बुक लिखी थी द जनरल थियोरी ऑफ इनकम, एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। चलिए, तो हमने डेफिनेशंस देखी बुक की भी और डेफिनेशंस देखी कुछ विद्वान अर्थशास्त्रियों की। अब बात करेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज की। ऑलराइट, देयर इज इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड देयर इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नाउ इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है ये? तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज वेयर द पीपल आर एंगेज्ड इन अ वर्क टू अर्न देयर लिविंग। यानी कि यार ये वो एक्टिविटी होता है जहां लोग जुटे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, और काम करने का उद्देश्य क्या होता है? धन अर्जित करना, यानी कि पैसा कमाना। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो आपके पिताजी की एग्जाम्पल की बात करते हैं, योर फादर मस्ट बी वर्किंग इन आइदर इन प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर, और यार मेहनती आदमी है यार, तभी तो तुम यूट्यूब देख रहे हो, मतलब यार अलाउ किए हैं, पैसा दिए हैं तुमको, तभी तो हो रहा है। अब यार बात करते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की, तो यहाँ भी वर्क तो होता है बट द ऑब्जेक्टिव इज टू गेट द पर्सनल सेटिस्फैक्शन और सम सोशल वेलफेयर। उदाहरण की बात करें
तो यार सुबह सुबह स्कूल जाते हो, ठीक है, पीछे से यार बस में अभी तुम चढ़ ही रहे हो, तब तक मम्मी ने तुम्हें टोक के टिफिन दिया, तो यार टिफिन रख लिए, तो क्या उसके बदले में मम्मी को पैसा देते हो क्या 40 रुपये 50 रुपये पर टिफिन का? नहीं ना यार, क्योंकि वर्क कर रही है आपकी मदर, लेकिन शी इज जस्ट डूइंग द वर्क फॉर योर वेलफेयर, फॉर द सेटिस्फैक्शन, फैमिली टर्म्स है, क्या कहूँ, है कि नहीं? तो ये सारी चीज़ें नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात आती है। दूसरा एग्जांपल जो मुझे बड़ा ही यार अभी तक याद है, 11th में पढ़ा था कि एक बूढ़े आदमी को आप सड़क क्रॉस करा दिए, ठीक है, तो क्या सड़क क्रॉस कराने के बाद कहोगे क्या कि बाबा 5 रुपया दीजिए? ऐसा कुछ नहीं है भाई। तो मतलब दीज आर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। नेक्स्ट इज ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। नाउ ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स मीन्स देयर आर 2 ब्रांचेस, वन इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड सेकंड इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म या छोटा, मैक्रो का मतलब होता है बड़ा यानी लार्ज बनाओ, ठीक है। तो डिफरेंस अगर देखें तो फर्स्ट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द इकोनॉमिक इश्यूज ऑन इंडिविजुअल लेवल। मतलब यार अगर किसी एक इंडिविजुअल कंज्यूमर कस्टमर, किसी एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर या किसी एक पर्टिकुलर मार्केट, ठीक है, इन सारी चीज़ों के बारे में अगर आप बात करेंगे, ठीक है, तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स है। मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द इश्यूज एट एग्रीगेट लेवल। एग्रीगेट का यहाँ मतलब है सम ऑफ इंडिविजुअल, इसको आप एग्रीगेट या टोटल कहेंगे, यानी कि जितने भी कंज्यूमर्स हैं आप उनको मिलाइए, जितने भी सम ऑफ प्रोड्यूसर्स उनको मिलाइए, एट अ नेशनल लेवल पे जो मार्केट मिला वो, ये सारी चीज़ें आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आती हैं। थर्ड पॉइंट इसमें हो जाएगा डैट माइक्रो इकोनॉमिक्स में, देखो यार ये तो बुक का पॉइंट था, एक अच्छा पॉइंट आपको मैं बताता हूँ जो आपको हेल्प करेगा कंसेप्ट बनाने में, बिकॉज वी आर हेयर टू मेक कंसेप्ट, ऑलराइट, कुछ हल्का सा बुक से हटके। चलिए, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में अभी मैंने कंज्यूमर प्रोड्यूसर की बात की, ध्यान से समझिएगा, अच्छा पॉइंट है। कंज्यूमर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, और प्रोड्यूसर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स का। तो एक कंज्यूमर अगर है वो अपने रिसोर्सेज को इस तरह यूटिलाइज करेगा कि उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले, और एक प्रोड्यूसर अपने रिसोर्सेज को इस तरह से एलोकेट करता है कि उसे मैक्सिमम प्रॉफिट मिले बिजनेस में, या वो इस तरह से एलोकेट करना चाहता है, ऐसी टेक्नोलॉजी को यूज करना चाहता है जो मिनिमम कॉस्ट दें और मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी निकाल के दे। तो इसके लिए कंज्यूमर के लिए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम और थियोरी ऑफ डिमांड जैसी चीजें माइक्रो इकोनॉमिक्स में बनाई गई हैं जो आप पढ़ेंगे। प्रोड्यूसर्स के लिए क्या बनाया गया है? तो प्रोड्यूसर्स के लिए आपके कॉस्ट चैप्टर है, रेवेन्यू चैप्टर है, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम चैप्टर है, ये सारी चीजें प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है जो आप पढ़ेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स में। थर्ड इज मार्केट। मार्केट क्या है? जहां प्रोड्यूसर और कंज्यूमर मेट होते हैं सेल और परचेज ऑफ गुड्स के लिए, वहां पे एक इक्विलिब्रियम कंडीशन होता है। नाउ इक्विलिब्रियम कंडीशन डिमांड और सप्लाई के टूल के बेसिस पे प्राइस तय होता है। मतलब व्हाट कंज्यूमर्स आर विलिंग टू डिमांड एंड व्हाट प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू सप्लाई, उसके बीच में एक प्राइस तय होता है, उसी प्राइस को हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो ये सारी चीजें जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के थियरी के अंदर आपको पढ़ना है। मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो यहां सम ऑफ कंज्यूमर यानी एग्रीगेट कंज्यूमर आएगा भाई, एग्रीगेट प्रोड्यूसर आएगा, मार्केट एट नेशनल लेवल आएगा। अब यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई जैसे टूल्स के बारे में डिस्कशन होता है। कभी कभी डिमांड ज़्यादा हो जाता है, कभी कभी सप्लाई कम हो जाती है, तो डिसइक्विलिब्रियम आ जाता है। दैट डिसइक्विलिब्रियम हैज़ टू बी करेक्टेड थ्रू इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी गैप। आगे के कॉन्सेप्ट्स हैं लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कंसेप्ट बनाने में। चलो, लास्ट पॉइंट है माइक्रो इकोनॉमिक्स इज कॉल्ड प्राइस थियरी एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स इज कॉल्ड इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थियरी। ऑलराइट, अब हम अपने लास्ट टॉपिक पे हैं। पीछे एक चार्ट बना हुआ है, इसको नोट डाउन करिए, तब तक मैं आता हूं माजा पी के। अरे कहा था ना ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड होती हैं। नाउ दिस इज टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज। 3 बेसिस पे हमने बताया है, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट एंड ऑन द बेसिस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। 3 टॉपिक्स पे। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस द फर्स्ट वन, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। 3 तरह की इकोनॉमीज होती हैं वर्ल्ड में जनरली। वन इज लिबरल और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सेकंड इज सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड थर्ड इज मिक्स्ड इकोनॉमी। बात करेंगे कैपिटलिस्ट या लिबरल इकोनॉमी की। ये इकोनॉमी उस तरह की इकोनॉमी होती है जहां पे प्रोडक्शन यानी गुड्स एंड सर्विसेज का उत्पादन, कंजम्पशन, प्रोडक्शन, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन उन्हीं गुड्स एंड सर्विसेज का,
इन्वेस्टमेंट यानी निवेश, ठीक है, एक्सचेंज, ये सारी की सारी चीजें प्राइवेट इंडिविजुअल्स करते हैं या पूंजीवादी लोग करते हैं, जिन्हें हम कैपिटलिस्ट कहते हैं। मतलब गवर्नमेंट का यहाँ पे कोई भी कंट्रोल नहीं होता है, यहाँ पे प्राइवेट इंडिविजुअल ही मार्केट को ओन करते हैं, वही जो है ये प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, इन्वेस्टमेंट, एक्सचेंज से रिलेटेड डिसीजंस लेते हैं। सेकंड पॉइंट हो जाएगा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में दैट हियर द वर्क इज डन ओनली फॉर द सेक ऑफ मेकिंग मनी एंड प्रॉफिट, नथिंग एल्स इज द ऑब्जेक्टिव यार। सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाना, पैसा बनाना ही लक्ष्य होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमिस्ट का। थर्ड इज यहाँ पे किसी तरह का कुछ सोशल वेलफेयर की बहुत ज़्यादा बातें नहीं होती हैं। फोर्थ, ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो भी डिसीजंस होते हैं ये यही पूंजीपति लिया करते हैं, इसमें गवर्नमेंट का किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं होता है, ठीक है। एग्जाम्पल की अगर आप बात करेंगे तो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ये सारे जो डेवलप्ड इकोनॉमी है दे जनरली अडॉप्ट दिस काइंड ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। सेकंड इज सोशलिस्ट इकोनॉमी, जिसका हिंदी है समाजवाद। ना सोशलिस्ट इकोनॉमी अपोजिट हो जाएगा भाई कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के। कैसे? तो यहां भी प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, इन्वेस्टमेंट, एक्सचेंज, ये सारी की सारी चीजें अब कौन करेगा? या गवर्नमेंट करेगी, सरकार करेगी। सरकार ही प्रोडक्शन कराएगी, सरकार ही एक्सचेंज कराएगी, सरकार ही डिस्ट्रीब्यूट करेगी, सरकार ही इन्वेस्ट करेगी, सारी की सारी चीजें गवर्नमेंट करती है। दूसरा पॉइंट, हियर द थिंग्स आर मेड फॉर द सोशल वेलफेयर। मतलब यार मैं प्रॉफिट बोलने जा रहा था, भाई सरकार है यार तो वो वेलफेयर के लिए काम करती है, प्रॉफिट के लिए काम नहीं करेगी। मिनिमम प्रॉफिट इज दैट जस्ट टू रिटेन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। थर्ड इज सोशलिस्ट इकोनॉमी बेसिकली क्या है इसमें, और कि जो भी डिसीजंस होते हैं वो गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर लेती है, ठीक है। इसमें प्राइवेट वालों को किसी तरह से कोई बहुत ज़्यादा इंटरवेंशन नहीं दिया जाता है। ऑलराइट, सोशलिस्ट इकोनॉमी का एक अगर आप देखेंगे लिमिटेशन तो ये है कि गवर्नमेंट पे ही सारे की सारी जनता इंटरडिपेंडेंट हो जाती है। और अगर डिपेंडेंट हो जाती है यार, तो डिपेंडेंट अगर हो जाएगी तो वो काम जनरली नहीं करना चाहेगी, और काम नहीं करेगी तो इकोनॉमी कहीं ना कहीं पीछे होगी। तो कम देश की ही अर्थव्यवस्था जो है कि ये सोशलिस्ट इकोनॉमी पे चलती है। जैसे एक एग्जांपल ले सकते हैं कि भूतपूर्व यूएसएसआर जो था, रशिया था, उसने ये सोशलिस्ट इकोनॉमी को अडॉप्ट किया था। लास्ट इज मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। नाउ मिक्स्ड इकोनॉमी कलेक्ट्स सम ऑफ द फीचर ऑफ कैपिटलिस्ट एंड सम ऑफ द फीचर ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी, तभी ये मिक्स्ड इकोनॉमी है। कुछ पब्लिक सेक्टर और कुछ प्राइवेट सेक्टर के फीचर्स को ये मिलाता है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो सेंट्रल अथॉरिटी है अभी भी वो किसकी होती है मिक्स्ड इकोनॉमी में? पब्लिक सेक्टर की होती है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल दे देते हैं भारत का, हमारा देश, और हमसे भी एक बहुत ही जो है कि हमारा एक बहुत ही लाजवाब मित्र है, कौन? पाकिस्तान। तो वो भी मिक्स्ड इकोनॉमी ही अडॉप्ट किया हुआ है, ठीक है। एग्जाम्पल ले लो ना यार, इंडिया में जैसे यार प्राइवेटाइजेशन भी है, चरम सीमा पे भारत में हो ही रहा है, देख ही रहे हो, पब्लिक सेक्टर भी है, लेकिन टुडे ऑल्सो द सेंट्रल अथॉरिटी इज इन द हैंड ऑफ योगी जी एंड मोदी जी। बात समझ में आ रही है? ठीक है। मिक्स्ड इकोनॉमी में बाकी चीजें, सोशल वेलफेयर भी टारगेट होता है और पैसा कमाना भी टारगेट होता है। मिक्स्ड इकोनॉमी का उदय कब हुआ था ये इंपॉर्टेंट है। ये जेएम कीन्स, बात हो रही थी ना उनकी बुक जो थी जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, याद करवा रहा हूँ आपको, याद हो जाएगा, 12th तक याद हो जाना चाहिए भाई, ठीक है। तो वो जो जेएम कीन्स की बुक थी, तो इन्होंने ही 1929 में जो अपना ये सिद्धांत दिया था मल्टीप्लायर का, तो उसी के दौरान इन्होंने ये मिक्स्ड इकोनॉमी का कंसेप्ट बताया था। चलिए पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट तीनों। नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट में अगर हम देखेंगे तो तीन तरह के इकोनॉमिक्स है, अंडर डेवलप्ड, डेवलपिंग एंड डेवलप्ड। अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी नाम से ही क्लियर हो रहा है कि इकोनॉमी नहीं डेवलप्ड है, वहाँ प्रोडक्शन उतना ज़्यादा नहीं है, कस्टमर बहुत एडवांस नहीं है, डिमांडिंग नहीं है, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ नहीं है, ठीक है, मैनुअल ही चीज़ें हो रही हैं, कभी कभी नेचर भी इनके साथ अन्याय करता है। जैसे आप अगर डेजर्ट एरिया की बात कर दें या ध्रुवीय क्षेत्र यानी नॉर्थ पोल, साउथ पोल के आसपास जो क्षेत्र है, तो दीज विल बी कंसिडर एज एन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। डेवलपिंग इकोनॉमी की बात करेंगे तो वन ऑफ द मेजर डेवलपिंग इकोनॉमी इज अवर भारत। हम डेवलप कर रहे हैं, तेजी से रैपिडली डेवलप कर रहे हैं, जहाँ पे कस्टमर डिमांडिंग होने चाहिए, क्योंकि कस्टमर की जब तक डिमांड नहीं रहेगी तब तक प्रोड्यूसर सप्लाई नहीं करेगा गुड्स। क्लियर है? गवर्नमेंट भी पब्लिक सेक्टर और की तरह अपना रोल निभाए और प्राइवेट सेक्टर को भी आने दे,
ठीक है। टैक्स कलेक्शन सिस्टम अच्छा होना चाहिए, गवर्नमेंट जो है कि वेलफेयर के लिए भी काम करे, प्रॉफिट के लिए बताया मैंने, जनता भी जो है कि जागरूक होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें फीचर्स हैं किस चीज़ की, डेवलपिंग इकोनॉमी की, जहाँ पे MNCs वगैरह ऑपरेट करें, बहुत सारी चीज़ें हैं। एंड लास्ट इज डेवलप्ड इकोनॉमी, मतलब ये वो इकोनॉमी है जो डेवलप्ड हो चुकी हैं, यानी इनका प्रोडक्शन, कंजम्पशन, ये सारी चीज़ें अच्छा चल रहा है, ठीक है। मॉडर्न टेक्नोलॉजीज पे ये वर्क कर रहे हैं जिससे प्रोडक्शन मैक्सिमाइज्ड है, लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी से। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, पर कैपिटा इनकम इन सारी कंट्रीज में आपको ज़्यादा मिलेगा, हाई मिलेगा, ठीक है। जहाँ पे हमारे कंट्री में अगर आप देखेंगे तो पर कैपिटा इनकम बेसिकली जिसे एवरेज इनकम कहते हैं वो लो मिलेगी। चलिए कुछ एग्जाम्पल जानना चाहेंगे, वही यूरोपियन नेशन जो है वो उनकी बात कर लीजिए, या फ्रांस है, चाइना है, कह सकते हैं अमेरिका है। नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, वन इज क्लोज्ड इकोनॉमी एंड सेकंड इज ओपन इकोनॉमी। सो क्लोज्ड इकोनॉमी वो इकोनॉमी है जहाँ पे वो इकोनॉमी है या वो देश है जो बाकी के नेशन से किसी तरह का कोई मतलब या ताल्लुक नहीं रखता है, विच इज ऑल्सो नॉट इंटरेस्ट in the export and import of goods and services. And whereas open economy is a economy which has its better and good relation with rest of the world economies, and it also supports the export and import system. एक चीज़ और कहें तो आज के समय में तो ओपन इकोनॉमी ही चल रहा है, ग्लोबलाइजेशन का वर्ड है। तो दिस क्लोज्ड इकोनॉमी कैन बी कंसिडर एज एन इमेजिनरी सिचुएशन एंड दिस ओपन इकोनॉमी इज कंसिडर एज अ क्वाइट रियल सिचुएशन। तो ये हमने इंट्रोडक्शन चैप्टर तैयार किया है। होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन, इफ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।